आपको पता है स्विगी के शेयर्स उसके आईपीओ से पहले 300 से 400 रुपए में मिल रहे थे और नवंबर 2024 में जब उसका आईपीओ आया तो उसकी लिस्टिंग प्राइस थी 390 रुपए। अब जो लोग पहले से लेके बैठे हुए थे उनको तो रिटर्न्स मिल चुके थे, पर जो लोग आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लाइन में खड़े थे, वो लेट हो चुके थे और इसको प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ लिस्टेड स्टॉक देखते हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती और प्रोसेस भी नहीं पता होता और इसलिए वो हमेशा आईपीओ के बाद एंट्री लेते हैं जब प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है और इनसाइडर्स पहले से पैसा बना चुके होते हैं। पर आज हम ये गैप को क्लोज करेंगे। मैं तुम्हें वो फ्रेमवर्क दूंगा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर अनलिस्टेड शेयर्स रिसर्च करने के लिए यूज करते हैं और कहाँ मिलते हैं ये शेयर्स, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है और इसको कैसे एनालाइज करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसके टैक्स रूल्स क्या हैं और ये सब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर शार्क टॉक्स पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो शेयर्स जो एनएसई या बीएसई पर ट्रेड होते हैं, उन्हें लिस्टेड शेयर के बोलते हैं, जैसे कि टीसीएस, आयशर मोटर, एचडीएफसी बैंक, ये सब लिस्टेड शेयर्स हैं। प्राइस हर सेकंड अपडेट होती रहती है, कोई भी खरीद बेच सकता है। अब वो जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उसको अनलिस्टेड स्टॉक कहते हैं। जैसे कंपनी ने अभी आईपीओ नहीं लाया है, जिनका हिस्सा या शेयर्स प्राइवेट है, फाउंडर्स के पास है, वीसीज के पास है या फिर एम्प्लॉयज के पास शेयर्स में है। अब अनलिस्टेड शेयर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, प्री आईपीओ शेयर्स, कंपनी लिस्टिंग की तरफ जा रही है और डीआरएसपी फाइल हो चुकी है या होने वाली है और स्विगी इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड अनलिस्टेड कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है, लार्ज है, लेकिन लिस्टिंग नहीं की अभी तक, जैसे कि एनएसई इंडिया, जिसका रेवेन्यू 14,778 करोड़ है। और तीसरा, ईसोप ईएसओपी शेयर्स, एम्प्लॉयज के स्टॉक ऑप्शंस, जब कंपनी फास्ट ग्रो करती है तो एम्प्लॉयज अपने ईसॉप सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं। अब वो सवाल, इन्हें हम खरीदें कहाँ से? पहले ही समझो कि ये ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट है। मतलब बायर्स और सेलर डायरेक्टली डील करते हैं, तो इसके लिए कुछ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि प्रीसाइज, डीलिस्टेड स्टॉक्स और अनलिस्टेड एक्सेस। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, सीडीएसएल या एनएसडीएल, दोनों चलेंगे। दूसरा स्टेप, प्लेटफॉर्म पर केवाईसी कंप्लीट करेंगे हम। तीसरा स्टेप, कंपनी चूज़ करो और कंपेयर करो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पर। और चौथा स्टेप, पेमेंट करो अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ओनली। थर्ड पार्टी अकाउंट से पेमेंट जनरली रिजेक्ट हो जाती है। स्टेप 5, ऑफ मार्केट ट्रांसफर होती है सीडीएसएल या एनएसडीएल के थ्रू। 2 से 3 बिज़नेस डेज़ में शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएँगे। एसएमएस या फिर ईमेल से आपको कन्फर्मेशन के लिए आ सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी 50,000 से 2 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। अब एनएसई कंपनी कोई देख लो, इसका शेयर प्राइस है 1979 और मिनिमम लॉट जाता है इसका 25 से लेके 100 तक। तो मतलब मिनिमम अमाउंट आपके 50,000 से लेके 2 लाख तक आपको लगाना पड़ सकता है, अकेले एनएसए के लिए। अब वो पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी अनलिस्टेड शेयर्स को इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 चीज़ें ज़रूर चेक करो। पहला, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिस्टेड कंपनीज़ को सेबी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल करने पड़ते हैं, पर अनलिस्टेड कंपनीज़ का कोई मैंडेटरी डिस्क्लोज़र नहीं होता और वो जो बताना चाहे बता सकते हैं। तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद से माँगनी पड़ती हैं, जिसमें बैलेंस शीट, पी-एन-एल और कैश फ्लो एटलीस्ट 3 साल की हो उसमें। अगर कंपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो वो पहला रेड फ्लैग है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आप वही फ्रेमवर्क अप्लाई करो जो हमने पिछले वीडियोज़ में सीखा था, जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, आरओसीई और सीएफओ वर्सेस पैट और डेट लेवल्स। नंबर 2, कैप टेबल, मतलब कंपनी में कौन-कौन कितना परसेंटेज होल्ड करता है, जैसे कि फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज़ और ईसॉप पूल। अगर स्ट्रॉन्ग वीसीज़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी सिग्नल है। लेकिन अगर कैप टेबल में सिर्फ अननोन नेम्स हैं, जैसे कि ईसॉप पूल बहुत बड़ा है, तो डाइल्यूशन का रिस्क चेक करो। नंबर 3, वैल्यूएशंस। अनलिस्टेड शेयर का कोई भी ऑफिशियल प्राइस नहीं होता। जो ओटीसी मार्केट में डिमांड है, वही प्राइस बन जाता है। तो वैल्यूएशन कैसे जज करें? इसकी सिंपल अप्रोच है, आप लिस्टेड पीएस कंपनीज़ को देखो। जैसे कि एनएसई अनलिस्टेड है, तो बी लेकिन बीएसई लिस्टेड है, तो आप कंपेयर करो दोनों का पीई। एनएसई अनलिस्टेड 40 टू 46 एक्स पे ट्रेड कर रहा है, वहीं बीएसई का पीई कितना है, आप चेक करो। अगर बीएसई 25 एक्स पर है और एनएसई 45 एक्स पर है, तो क्या प्रीमियम जस्टिफाइड है क्या ये? एनएसई का मार्केट शेयर, ऑपरेटिंग मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब कंपेयर करो और ईवी बाय रेवेन्यू या ईवी बाय एबिटा यूज़ करो
जब अर्निंग्स नेगेटिव या स्मॉल हो। नंबर 4, आईपीओ की टाइमलाइन। अनलिस्टेड शेयर्स का सबसे बड़ा बेट यही है, कंपनी लिस्ट कब होगी, प्राइस कितनी बढ़ेगी और आपको एग्जिट मिलेगा कि नहीं। लेकिन आईपीओ डिले होता है और कैंसल भी होता है। जैसे कि एनएसई एग्जाम्पल हम देखें, सालों से आईपीओ पेंडिंग है, रेगुलेटरी इशू आ रही है। जो लोग 5 साल पहले इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आप चेक करो कि क्या कंपनी ने डीआरएसपी फाइल किया है और क्या सेबी क्लियरेंस मिली है क्या इसको, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है भी कि नहीं। नंबर 5, एसिड ऑप्शन। सबसे बड़ा रिस्क यही है, आपका इलिक्विडिटी। लिस्टेड स्टॉक में मार्केट आपका ओपन है, बेचो और पैसा लो। लेकिन अनलिस्टेड में बायर आपको ढूंढना पड़ता है। तो इसको पहले से प्लान करो। क्या प्लेटफॉर्म सेकेंडरी सेल फैसिलिटेट करता है और कंपनी बायबैक करता है पीरियड। और अगर आईपीओ 5 साल डिले हो गया, तब क्या करोगे? चेक करो जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, वो क्या एग्ज़िट प्रोवाइड करता है? अब कुछ स्पेसिफ़िक कंपनीज़ देखते हैं जो 2026 में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। ये रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट ये एग्ज़ाम्पल है फ्रेमवर्क अप्लाई करने के लिए। अब हम एनएसई को देखते हैं, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी खुद तो अनलिस्टेड है अभी, और इसका रेवेन्यू है 14,778 करोड़ रुपए, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है और इसका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली है। इसकी प्राइस की बात करें तो ओटीसी पर इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 1979 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन एनएसई का आईपीओ कई सालों के लिए डिले है, जिसका रीज़न बताया जा रहा है कोलोकेशन ट्रेडिंग माल प्रैक्टिस है, और इसकी कोई कंफर्म आईपीओ डेट नहीं आई है अभी तक। अब हम ज़ेप्टो को देखते हैं, जो कि रैपिडली ग्रोइंग है और इसकी स्ट्रॉन्ग वीसी बैकिंग है। और वहीं हम बात करें वॉलमार्ट की सब्सिडरी कंपनी की, यानी कि फ़ोनपे की, तो वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और दोनों कंपनीज़ आईपीओ इवेंचुअली एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी टाइमलाइन इसकी अनसर्टेन है अभी। अगर हम डिफेंस सेक्टर को देखें, तो मेक इन इंडिया जैसे डिफेंस प्राइवेट सेक्टर में बहुत एक्टिविटी चल रही है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्ग टर्म है और एंटी बेरीज भी बहुत हाई हैं, और आईपीओ पाथवे भी क्लियर हो रहे हैं कंपनीज़ के लिए। अब वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स की टैक्स रूल क्या होंगे, जो कि लिस्टेड शेयर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके कई डिफरेंस हैं, तो हम पहले डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस 1, जो कंपनी लिस्टेड है, उनमें 12 महीने के बाद बेचने के बाद एलटीसीजी लगता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में समय 24 महीने का बाद होता है। उससे पहले बेचा तो एसटीसीजी लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और अगर हम बात करेंगे डिफरेंस 2 की, तो लिस्टेड कंपनी में सवा लाख तक एलटीसीजी हर साल एग्ज़ेम्प्ट होती है, और वहीं अनलिस्टेड शेयर्स में ज़ीरो एग्ज़ेम्पशन और पूरा एलटीसीजी टैक्सेबल होगा। अब वही हम बात करें डिफरेंस 3 की, जो कि है एसटीटी, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स, जो कि एक्सचेंज पर हर ट्रांज़ैक्शन पर लगती है लिस्टेड शेयर्स में। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स ओटीसी में ट्रेड होते हैं, तो कोई एक्सचेंज नहीं, यानी कि कोई एसटीटी नहीं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस 4 की, पोस्ट आईपीओ लॉक इन। अगर कंपनी लिस्ट होती है, तो आपके अनलिस्टेड शेयर्स ऑटोमैटिकली लिस्टेड हो जाते हैं, लेकिन आप सीधे-सीधे बेच नहीं सकते। सेबी का रूल अकॉर्डिंग आपको 6 महीने का लॉगिन पीरियड फॉलो करना होगा, और इस पीरियड में प्राइस चाहे कुछ भी हो, आप बेच नहीं सकते हो। अब हम देखते हैं ईसॉप क्या होता है। अगर ईसॉप के थ्रू आपको शेयर्स मिले, तब होल्डिंग पीरियड की काउंटिंग कब से होगी? वो होगी जब आपको एक्चुअली शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में मिले। वो डेट से आप 24 महीने काउंट कर सकते हैं एलटीसीजी के लिए। अब हम बात करते हैं आप आईटीआर में फाइल कैसे करेंगे। अनलिस्टेड शेयर्स की गेन्स को शेड्यूल सीजी में रिपोर्ट कर सकते हैं। आईटीआर 2 को फाइल करो अगर आपकी बिज़नेस इनकम नहीं है। अगर है तो आईटीआर 3 में को आप चूज़ कर सकते हो। और हाँ, आईटीआर 1 में अनलिस्टेड गेन्स रिपोर्ट नहीं कर सकते आप। अब वो 5 साइन्स जो बता देते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके 5 रेड फ्लैग्स हैं। तो पहला रेड फ्लैग 1 है, अगर कोई कंपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं दे रही है और सिर्फ पिच डेक कर रही है या फिर सिर्फ प्रोजेक्शन दे रही है, या सिर्फ कहती है कि हम पर भरोसा कीजिए, तो आप इमीडिएटली अवॉइड कर सकते हैं उस कंपनी को, क्योंकि कोई भी सीरियस कंपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर करती है। रेफ्लेक्ट 2, व्हाट्सएप ग्रुप या अननोन इंडिविजुअल से ऑफर आए, तो आप याद रखिए, ये फ्रॉड करने का नंबर 1 सोर्स हो सकता है अनलिस्टेड मार्केट में। तो आप सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करो। रेफ्लेक्ट 3, अगर वैल्यूएशन लिस्टेड पीएस कंपनी से 3 या 4 गुना ज़्यादा है, तो आप बचिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में लोग ओवर प्राइस अनलिस्टेड कंपनी खरीद लेते हैं, और फिर आईपीओ पर भी लिस्टेड प्राइस नीचे होती है। तो हमेशा वैल्यूएशन कंपेयर करो, ना कि ब्लाइंड फेथ करो आप। रेड फ्लैग 4, अगर आईपीओ की टाइमलाइन कंफर्म नहीं है, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर कंपनी कहेगी आपसे कि जल्दी आ जाएगा, इस साल कंफर्म है, सेबी प्रोसेस में है, पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ उसका और कोई डीआरएचपी रेफरेंस नहीं मिला आपको, तो ब्रेक लगाइए, क्योंकि एनएसई भी 10 साल से जल्दी आ रहा है बोल रही है, पर अभी तक आया नहीं है। रेड फ्लैग 5,
अगर खरीदने के बाद आपको तुरंत बेचना पड़े तो क्या करेंगे आप? और तब कोई बायर मिला नहीं तो क्या करेंगे आप? तो पहले ही पूछो कि सेकेंडरी सेल कैसे होगी या फिर इसकी कोई गारंटी है? तो आप पहले ही पता करिए कि प्लेटफ़ॉर्म पे एग्ज़िट मैकेनिज़्म है कि नहीं? तो ये था अनलिस्टेड शेयर्स का कंप्लीट फ्रेमवर्क। कहाँ मिलते हैं, कैसे एनालाइज़ करें, इसके टैक्स रूल्स और रेड फ्लैग्स। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, अनलिस्टेड शेयर्स कोर पोर्टफोलियो नहीं है, तो इसको सैटेलाइट बेट की तरह यूज़ करो। पहले लिस्टेड स्टॉक में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, उसके बाद अनलिस्टेड में थोड़ा-सा एक्सपोज़र ले लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।